हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है हमारे एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 003 पश्चिमी राजनीतिक चिंतन इग्नू यूनिवर्सिटी। आज हम इस वीडियो में कार्ल मार्क्स की क्रांति के सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं कार्ल मार्क्स की क्रांति के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या। जैसा कि आपको पता है, कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। कार्ल मार्क्स जो थे वो एक सबसे बड़े समाजवादी और साम्यवादी शासन व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाजवादी चिंतन माने जाते हैं, जिन्होंने समाज में होने वाले आर्थिक शोषण और वर्ग संघर्ष को समझाने के लिए क्रांति का सिद्धांत दिया। कार्ल मार्क्स का मानना था कि समाज में जो आर्थिक शोषण को बढ़ावा मिलता है या वर्ग संघर्ष जो होता है ना, उसका सबसे बड़ा कारण है आर्थिक तत्व। कार्ल मार्क्स ने अपने संपूर्ण सिद्धांतों, अपने संपूर्ण विचारों को का आधार उन्होंने आर्थिक कारकों को माना। उन्होंने बोला कि समाज में जितनी भी समस्याएं जो उत्पन्न होती है वो केवल आर्थिक तत्व के आधार पर होती है, क्योंकि आर्थिक शक्ति समाज के शक्तिशाली वर्ग के पास होती है। क्योंकि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक शक्तिशाली वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग यानी गरीब वर्ग। तो वो अपनी आर्थिक शक्ति जो होती है वो शक्तिशाली वर्ग के पास होती है, और वो आर्थिक शक्ति को और अपनी पूंजी को डेवलप करने के लिए वो बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित करते हैं, कारखाने उद्योग लगाते हैं, जिससे उनमें श्रमिकों को काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है और इन दोनों वर्गों के अंदर जो है संघर्ष चलता है। जब वहां पर आर्थिक शोषण और वर्ग संघर्ष बढ़ता है तो उन्होंने उसका जो क्रांति का मार्ग बताया कि जो सर्वहारा वर्ग का जो हथियार होता है वो क्रांति होती है, और जो शक्तिशाली वर्ग के पास जो शोषण करने का हथियार है वो राजनीति, सरकार और आर्थिक तत्व होते हैं। तो मार्क्स के अनुसार समाज में दो वर्ग होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पूंजीपति वर्ग और एक मजदूर वर्ग यानी सर्वहारा वर्ग। यानी मजदूर वर्ग को हम सर्वहारा वर्ग या निर्धन वर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग यानी एक वर्ग एक वर्ग ये दो वर्ग होते हैं। इन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहता है, और यही संघर्ष आगे चलकर क्रांति का कारण बन जाता है। जब शक्तिशाली वर्ग कमजोर वर्ग के अधिकारों को बहुत ज्यादा कुचलेंगे और उनका शोषण करेंगे तो वो क्या करेंगे, उनके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है आंदोलन। जब आंदोलन में भी इनकी बातों को नहीं माना जाएगा तो उनके पास उनका हथियार है क्रांति। जब उनका शोषण तेजी से बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे, क्रांति कर देंगे। और क्रांति में कितने वर्ग होंगे, दो वर्ग होंगे, अमीर और गरीब, उन दोनों में क्रांति होगी। उनका मानना था कि मजदूर वर्ग एक दिन पूंजीवाद को समाप्त कर देंगे जब और समानता पर आधारित समाज बनाएंगे। जब दोनों वर्गों में वर्ग संघर्ष बढ़ेगा, क्रांति हो जाएगी। क्रांति में दो वर्ग होंगे, अमीर और गरीब। तो इस क्रांति में केवल उसी वर्ग की विजय प्राप्त होगी जिसकी सदस्य संख्या ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जो है गरीब ज्यादा होते हैं, इसलिए गरीब वर्ग अमीरों का खात्मा कर देंगे। जब समाज में सर्वहारा वर्ग जीतेगा तो समाज में समानता पर आधारित समाज बनेगा, यानी समाज में समानता आ जाएगी। अब जो शक्तिहीन यानी सर्वहारा वर्ग जो एक वर्ग यानी एक वर्गीय शासन, एक वर्गीय समाज जब बनेगा उसमें वो अपनी एक सरकार की स्थापना करेंगे। उनका सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक विचारों पर घेरा पड़ता है, इसलिए क्रांति के बाद जो सरकार बनेगी वो बनेगी गरीबों की साम्यवादी सरकार, और ये साम्यवादी सरकार लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगी और उन्हें बहुत सारे अधिकार देगी। चलिए बात करते हैं कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, क्रांति के सिद्धांत के आलोचनात्मक परीक्षण। पहले उसके क्रांति के सिद्धांत बात करेंगे। पहला है आर्थिक आधार और वर्ग संघर्ष। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो समाज में जो आर्थिक आधार होगा वो वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देगा। मार्क्स के अनुसार समाज की असली जड़ उसकी आर्थिक व्यवस्था होती है। इसी व्यवस्था से वर्ग बनते हैं, यानी अमीर और गरीब वर्ग। इन दोनों वर्गों के हित अलग अलग होते हैं, अलग अलग होने से संघर्ष पैदा होता है जो आगे क्रांति का कारण बन जाता है। तो क्रांति का सबसे बड़ा कारण आर्थिक आधार और वर्ग संघर्ष को कार्ल मार्क्स ने बताया। सेकंड पॉइंट है पूंजीवाद का शोषण। जी, कार्ल मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद में मजदूर अपने श्रम से अधिक मूल्य पैदा करते हैं पर लाभ पूंजीपति ले जाते हैं। यानी जो बड़ी बड़ी उद्योग और कंपनियों में जो काम कर रहे हैं पूंजीवादी शासन में, जो मजदूर वर्ग है वो संपत्ति को बढ़ाते हैं। अगर एग्जाम्पल उदाहरण की अगर मैं बात करूं, उदाहरण के लिए अमीर किसी वस्तु में 50 रुपए खर्च करते हैं और वो उसका उत्पादन करके वस्तु तैयार करके गरीब जो मजदूर होते हैं वो उसे 500 रुपए की वस्तु बनाते हैं,
और ये 500 रुपए की बेचती है, बस बेची जाती है। तो इसमें जो प्रॉफिट जो गरीबों ने बढ़ाया वो 450 रुपए का बढ़ाया, यानी 50 रुपए लगा, ये 450 रुपए ये पूंजीपति वर्ग ले जाते हैं। ये इस पे श्रमिकों का बिल्कुल भी कोई भी अधिकार नहीं होता, इसलिए अमीर जो है वो अधिक से अधिक पूंजी प्राप्त करते हैं। इस शोषण से समाज में असमानता बढ़ती है और मजदूरों में असंतोष पैदा होता है। तीसरा है सर्वहारा क्रांति। कार्ल मार्क्स ने बोला जब समाज में वर्ग संघर्ष बढ़ेगा तो सर्वहारा वर्ग की क्रांति भी बढ़ेगी। मार्क्स का विश्वास था कि जब मजदूर वर्ग शोषण की चरम स्थिति तक पहुंच जाएगा तब वे एकजुट होकर क्रांति करेंगे और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। चौथा पॉइंट बताया साम्यवादी समाज। जब क्रांति के बाद जब समाज में केवल एक वर्ग बचेगा, नहीं वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी और उस समाज में केवल सर्वहारा वर्ग होगा, तो वो अपनी एक सरकार का निर्माण करेंगे, यानी साम्यवादी समाज क्रांति के बाद स्थापित होगा। क्रांति जो है वो गरीबों का हथियार है। क्रांति के बाद जब एक ऐसा समाज स्थापित होगा जहां ना निजी संपत्ति होगी, ना शोषण, ना वर्ग, राज्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और समाज पूरी तरह समानता पर आधारित हो जाएगा। अब जो समाज या राज्य बनेगा वो बनेगा साम्यवादी समाज या साम्यवादी राज्य। और ये साम्यवादी राज्य जो होगा या साम्यवादी शासन जो होगा ये गरीबों का शासन होगा और जो भी शासन साम्यवादी सरकार होगी वो गरीबों की सरकार होगी और वो गरीबों के हित के लिए काम करेगी। फिर एक क्रांति की अनिवार्यता। मार्क्स मानते हैं कि पूंजीवाद भीतर से इतना विरोधाभासी है कि उसका चुनावी और सुधारवादी तरीकों से समाधान संभव नहीं हो सकता, इसलिए इसका समाधान केवल क्रांति अनिवार्यता ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसने बोला कि समाज में जो बदलाव हो सकता है, पूंजीवादी शासन से जो शोषण मिलेगा वो केवल आर्थिक यानी क्रांति के द्वारा ही मिलेगा। तो यहां पर क्रांति जो है वो गरीबों का हथियार बताया और जो समाज में जो परिवर्तन होगा वो केवल क्रांति के द्वारा ही संभव है, इसलिए क्रांति पर उसने विचार दिया। बात करते हैं आलोचना की, कि जो क्रांति के सिद्धांत में जो आलोचना दी है कार्ल मार्क्स ने, वो उसकी आलोचना क्या है। जैसे कि कार्ल मार्क्स कहता है कि मार्क्स ने क्रांति का कारण केवल आर्थिक संघर्ष बताया, जबकि समाज में कई और कारण भी होते हैं जिससे संघर्ष बढ़ता है। ये जरूरी नहीं है कि अमीर आर्थिक लाभ के लिए शोषण करते हैं, समाज में तो पारिवारिक भी लड़ाइयां होती है, संघर्ष होता है, बहुत सारे धार्मिक संघर्ष भी होते हैं, जातीय संघर्ष भी देखने को मिले हैं, लड़ाइयां मिली हैं। तो इसलिए कार्ल मार्क्स की आलोचना जो है, ये कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है वो गलत है कि क्रांति केवल आर्थिक संघर्ष नहीं है बल्कि और भी कारण होते हैं संघर्ष के। दूसरा है उन्होंने वर्ग संघर्ष को ही मुख्य कारण माना। उन्होंने बोला कि हमेशा दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष चलता रहता है, लेकिन ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा अपूर्ण है, क्योंकि समाज के अंदर अगर शोषण अमीर देगा तो गरीबों को नौकरियां और गरीबों की जो आवश्यकता है वो पूर्ति कौन करेगा? वो करेगा अमीर। बड़े बड़े फैक्ट्री कौन स्थापित करेगा? बड़े बड़े रोड और फ्लाईओवर कौन बनाएगा? अमीर। अगर यहाँ पर सारे अमीर ही खत्म हो जाएंगे तो गरीबों को नौकरियां कौन देगा? इसलिए इसकी जो वर्ग संघर्ष यानी क्रांति की जो वो है वो अपूर्ण है। लेकिन कई बदलाव शांतिपूर्ण तरीके से भी होते हैं और बहुत सारे, जब अगर मजदूर काम करते हैं और मजदूर अगर कोई मांग भी करते हैं अपने मालिक से, तो मालिक उनकी बातों को पूरा कर भी देते हैं और उन्हें बोनस भी देते हैं समय समय पर, त्योहारों पर। साथ ही साथ में मजदूर वर्गों की अनिवार्य क्रांति की भविष्यवाणी सच नहीं हुई। ये कहते हैं कि मजदूर वर्ग हमेशा क्रांति करेंगे, लेकिन क्रांति के अलावा भी हम समाज में बदलाव कर सकते हैं। साथ ही साथ पूंजीवाद खत्म होने के बजाय और मजबूत होगा। अगर क्रांति होगी पूंजीवाद और अमीर होता रहेगा, इसलिए कार्ल मार्क्स की विचारधारा अपूर्ण है कि क्रांति के बाद पूंजीवाद खत्म होगा, मगर आलोचक ये कहते हैं कि पूंजीवाद खत्म नहीं होगा बल्कि उसकी बजाय मजबूत होगा। पांचवा, वर्गहीन और राज्य विहीन समाज की कल्पना व्यवहार में सफल नहीं हुई। छठा है, मार्क्सवाद ने मानव स्वभाव और लोकतांत्रिक सुधार की भूमिका को कम आंका है, इसलिए उसने क्रांति को बताया। इसलिए हमें मार्क्सवाद की विचारधारा पूर्ण है कि मानव स्वभाव और लोकतांत्रिक सुधार भी क्रांति को खत्म करते हैं, लेकिन उसने इस बात की कोई विचार नहीं किया। तो इस तरह से हमने कार्ल मार्क्स की क्रांति के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करी। इस टॉपिक को अच्छे से ले जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाए, लाइक कमेंट शेयर करना।